हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी पाठ्यपुस्तक के आरोह पद्य खंड से घर की याद नामक कविता को पढ़ेंगे, जिसकी रचयिता कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। बच्चों, आज हम लोग इस कविता में कवि के बारे में तथा इस कविता की रूपरेखा के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हम लोग यह पढ़ने का प्रयास करेंगे, यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है, वह क्या संदेश हम लोगों को देना चाहता है। कविता जो होती है वो आप सभी को पता है कि अपने हृदय की भावनाओं का, अपने विचारों का एक उद्गार होती है, जिसे कवि शब्दों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। तो इस कविता में भी कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने हृदय में उत्पन्न हो रहे भावों को, विचारों को लोगों के समक्ष लाने का प्रयत्न किया है, लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। तो सबसे पहले हम लोग इस कविता के जो कवि हैं, जो रचयिता हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, उनका एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें, फिर आगे हम कविता की शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र जी हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अनूठे कवि हैं, जिनका कि हिंदी साहित्य में हमेशा से ही आदर के साथ नाम लिया जाता रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र जी के अगर हम संक्षिप्त जीवन की बात करें तो जो इनका जन्म है वो सन 1913 ईस्वी में हुआ था। और जो इनका जन्म स्थान है वह टिगरिया ग्राम टिगरिया, जिला होशंगाबाद, आधुनिक मध्य प्रदेश में हुआ है। बच्चों, कवि से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बहुत ही कम पूछे जाते हैं या ना के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग संक्षिप्त कवि का परिचय इसलिए पढ़ लेते हैं कि हमको कवि के बारे में, जो इतना महान व्यक्तित्व का व्यक्ति है, जिसने अपनी रचनाओं को लोगों के समक्ष लाया, जिसकी रचनाओं को हम पढ़ रहे हैं, कम से कम उसका एक संक्षिप्त परिचय हम जरूर जानें। तो जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, इनका जन्म जो है सन 1913 ईस्वी में हुआ था। और आप सभी लोगों को पता है कि ये जो 1913 ईस्वी से लेकर के आगे का जो दौर था, यानी 1947 तक जो भारत है वो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। और इस संघर्ष के दौरान भी कवि ने अपनी रचनाओं को लोगों के सामने लाया, कविता के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया, लोगों को बलिदान देने के लिए, तत्पर रहने के लिए प्रयास किया। तो इसीलिए इनकी रचना जो होती है वो एक क्या हो जाती है, अनूठी हो जाती है, एक विशेष रचना बन जाती है। क्योंकि उस दौर में जब जनसंचार माध्यमों का बहुत अभाव था, वैसे में अपनी बातों को और लोगों तक देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ना और जोड़ने का जो माध्यम था वो पत्र पत्रिकाएं और कविताएं हुआ करती थी। तो कवि ने भी कविता के माध्यम से देशवासियों को अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने और सब कुछ न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कवि होने के साथ साथ क्या हैं, एक देश प्रेमी भी हैं, देश सेवक भी हैं।
जो ये है क्रांतिकारी भी कह सकते हैं हम हैं, क्योंकि इन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिल करके देश को आज़ाद कराने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार इनको भी जेल जाना पड़ा और वहाँ पर इनको विशेष प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी, नाना प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी, जैसा कि अन्य क्रांतिकारियों को भी उस समय सहन करना पड़ रहा था। बच्चों, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने यह कविता लिखी तो उस समय वो जेल में ही थे और जेल के अंदर रह करके ही उन्होंने अपनी भावनाओं को लोगों के समक्ष लाने का प्रयास किया, लोगों के सामने प्रकट करने का प्रयास किया कि ये जो देशवासी हैं, जो हमारा परिवार है, वो कहीं इस विकट संकट में, इस विषम परिस्थिति में विचलित ना हो जाए और अंग्रेज़ों के सामने कहीं घुटने ना टेक दे। तो इसीलिए कवि ने अपने दर्द को, अपने कष्ट को छिपाया है और यह बताने का प्रयास किया है कि उसे जेल में किसी प्रकार की समस्या नहीं है और वह आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे क्या है, भिन्न है। बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो जन्म स्थान की बात की जाए तो ऐसा जो स्रोत हमारे हैं वो बताते हैं कि इनका जो जन्म है वो टिगरिया नामक ग्राम में, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वह अपने स्थानीय गांव में ही हुई, अर्थात जहां पर ये जन्म इनका हुआ था वहीं पर हुई। और इन्होंने बचपन से ही अपनी भावनाओं को कविताओं के रूप में और रचनाओं के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। जो इनकी मुख्य रचनाएं हैं, जिनके लिए हिंदी साहित्य में ये एक उत्कृष्ट कवि माने जाते हैं, वो इनकी मुख्य रूप से जो रचनाएं हैं वो हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, इदम ना मम, इत्यादि। इनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं, उनकी भी एक चर्चा हम कर लेते हैं। इनको जो है वह विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, जो साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, अर्थात ऐसा योगदान जो समाज और देश को एक नई दिशा देने में, एक नए मोड़ पर लाने में, एक नए विकास के पथ पर लाने में सहायता करे, वो जो रचना होती है वह जो होती है विशेष रचना मानी जाती है और उसके लिए कवियों को सम्मान दिए जाते हैं। उन्हीं सम्मानों में से एक क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। जो इनकी मृत्यु है, यानी हिंदी साहित्य के इस अमर पुरोधा का जो देहांत हुआ वह सन 1985 ईस्वी में हुआ। तो बच्चों, ये भवानी प्रसाद मिश्र का एक संक्षिप्त परिचय था। भवानी प्रसाद मिश्र जी
गांधी विचारधारा से यानी गांधीवाद से विशेष रूप से प्रभावित थे और वे गांधी के एक विशेष अनुयायी थे, यानी गांधी के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। आप सभी जान ही रहे हैं कि जिस दिन आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे उस दिन गांधी जयंती भी आप मना रहे होंगे। अगर आप विद्यालय में होते तो आप इसको कुछ विशेष तरीके से मनाते, कुछ अलग तरीके से मनाते, लेकिन यहाँ पर आज क्लास के माध्यम से हम सभी लोग अब महात्मा गांधी के अमूल्य योगदान के लिए, देश को आज़ाद कराने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए एक बार उनको सत सत नमन करते हैं। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग आज के दिन महात्मा गांधी के उन मार्गों पर चलने का प्रयास करेंगे जो जीवन के लिए काफ़ी सार्थक है। और जो समाज में बहुत सारी बातें चल रही हैं, राजनीतिक जो कि मंच पर बातें चलती रहती हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावित नहीं होंगे और अपनी एक समझ विकसित करते हुए, अपना एक अध्ययन करते हुए हमेशा किसी के गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। तो कभी भी किसी के बहकावे में, किसी के कुछ कहने पे नहीं करना चाहिए। हमें कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं बनना है, हमको किसी भी महापुरुष की या किसी के जीवन व्यक्तित्व से हमें उन बातों को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए जो एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक होती है। जैसे कि आज़ादी के लिए गांधी का दृढ़ संकल्प, जैसे आज़ादी के लिए गांधी ने दृढ़ संकल्प कर लिया था, वैसे ही हम अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। और अगर गांधी अंग्रेज़ों के एक मजबूत शासन को उखाड़ फेंक देने में कामयाब हो सकते हैं तो हम लोग भी निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल होंगे। उसके बाद गांधी की कभी हार ना मानने की प्रवृत्ति, बहुत बार गांधी को जेल जाना पड़ा, बहुत विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन गांधी ने कभी अपने जीवन में हार नहीं मानी। आप देखते होंगे कि गांधी कोई बहुत बलशाली पुरुष नहीं थे कि उनके पास बहुत ताकत थी। गांधी जी पैदल चला करते थे और अपने विचारों की ताकत से, अपने इरादों की ताकत से उन्होंने विश्व मंच पर वो नाम कमाया जो आज भी लोगों के हृदय में, लोगों के मस्तिष्क पटल पर ताज़ा बना हुआ है। और जब तक इतिहास रहेगा तब तक मैं समझता हूँ कि गांधी का नाम चलता रहेगा और लोग गांधी जी के बारे में पढ़ते रहेंगे। तो बच्चों, हम इस आज यहाँ से आप सभी को गांधी जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अभी अभी आप सभी लोगों को तो दिया ही गया है कि हिंदी में महान व्यक्तित्व वाले महात्मा गांधी, और आज का दिन तो और सौभाग्यशाली है क्योंकि आप जानते ही हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती हम लोग मनाते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर जो आपने विचार प्रस्तुत करने के लिए दिए गए हैं, आप उनको भी अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे और निश्चित रूप से हम तक अपने विचारों को पहुंचाएंगे और उन महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी आप जान ही रहे हैं कि जो हमारा जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो भी एक दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे और आज़ादी के लिए उनका भी योगदान किसी से कम नहीं है। तो बच्चों, चलिए अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने अभी आपको इस कविता अर्थात घर की याद नामक कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में बताया। अब आइए हम लोग थोड़ी चर्चा अपने शीर्षक के बारे में कर लेते हैं। जो आपका शीर्षक है वह है घर की याद। तो शीर्षक आपसे बताने का प्रयास कर रहा है कि जो कवि है वह यह बताने की चेष्टा कर रहा है कि उसे अपने घर की बहुत याद आ रही है। जब कभी भी हम अपने घर को छोड़ करके दूर रहते हैं तो सहज है कि हमें अपने घर की याद आएगी, क्योंकि अपने घर में हमको जो प्यार, जो दुलार,
जो खुलापन, जो स्वतंत्रता मिल जाती है वो दुनिया में कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर दुनिया में की कोई सबसे अच्छी जगह है तो मुझे लगता है कि वो अपना घर है, ना कि स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, अमेरिका, जो भी पेरिस, लंदन, जहाँ लोगों की घूमने की चेष्टाएं होती हैं, वहाँ आप कुछ दिन रहेंगे और आपका मन भर जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग हृदय से अपने मातृभूमि से, अपने घर से, अपने जन्मस्थान से जुड़े होते हैं। और जिन वादियों में, जिस वातावरण में हम लोग रह लेते हैं, जिन सगे संबंधियों के बीच में हमारा बचपन बीत जाता है, हम कभी उसे भुला नहीं पाते हैं। आज यद्यपि भौतिकता जो है वो काफ़ी हावी है, लोगों के मन में पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है और पैसा कमाने के लिए वह कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि हमको कभी भी अपने नैतिक मूल्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। नैतिक मूल्य हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। पैसा कमाना अच्छी बात है, प्रगति करना अच्छी बात है, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों का बलिदान करके नहीं किया जाता है। अर्थात मैंने आपको बताया है कि जो नैतिक मूल्य है, जैसे कि माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप को कभी ना छोड़ना। अगर आप उनको छोड़ करके पैसा कमाते हैं, उनको कष्ट दे करके कमाते हैं, तो फिर मेरी नज़रों में वो पैसा कमाना किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब तक आपको प्यार, सम्मान, मान और जो कर्ज आपका माँ बाप का आपके ऊपर है, जो उनका एक प्रकार से जो दायित्व आपके ऊपर है उनका, उसे आप सभी को निभाने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो घर की याद नामक कविता में कवि जो है वो अपने घर को याद कर रहा है। वास्तव में जब कवि जेल में था, अर्थात आपने नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को पढ़ा है, आपने सोशल साइंस में बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों के बारे में जाना है, उसके बहुत सारे आंदोलनों के बारे में जाना है। तो उसी दौरान कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो भी आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, तो उनको भी अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था, जेल में बंद कर दिया था। जब कवि जेल में था तो एक दिन काफ़ी बारिश होने लगी और उसी वर्षा ऋतु में कवि के मन में अपने जो घर के दृश्य हैं, जो घर के उसकी जो घर की यादें हैं वो आने लगी और कवि अपने घर की यादों में पूरी तरह से खो जाता है। और फिर वह सावन के माध्यम से, हर बात को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कवि किससे संदेश देना चाहता है, तो कवि जो है वो सावन के माध्यम से, यानी सावन को जो है वो संदेशवाहक बना करके अपने मन के भाव एवं विचारों को उसके सामने व्यक्त करता है और उससे अपने घर के सदस्यों को, अपने घर के परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को यह संदेशा दिलाना चाहता है कि वो उनके बारे में चिंता ना करें, उसे यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। और वो लोग यह सोच करके कतई दुखी ना हो कि उनका जो एक बेटा है, जो उनका एक भाई है, वो जेल में है और कष्ट में है और वो भी दुखी रहें। वो ये कहना चाहता है कि उनसे ये कह करके उनको आश्वस्त कर दो कि वो सुखपूर्वक है और घर के सभी लोग भी सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करें, अपने बारे में सोचें। तो बच्चों, ये जो कविता है ये हमको ये संदेश देती है कि हमें संघर्ष के दौरान, कष्ट के समय विचलित नहीं होना चाहिए और हमेशा दूसरों को ढाढ़स बंधाते रहना चाहिए, दूसरों को धैर्य बंधाते रहना चाहिए, जिससे कि वो अपने कर्तव्य पथ से विचलित ना हो, वे अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहें। बच्चों, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की भाषा है वो अत्यंत ही सहज एवं सरल है, अर्थात उन्होंने अत्यंत ही सहज भाव से, अत्यंत ही सरल शब्दों में, एक प्रकार से वाक्य विन्यास के माध्यम से, मैंने यहाँ पर भाषा शैली नहीं लिखी है, अगर मैं भाषा शैली लिखता तो आप इसी चीज़ों को इंक्लूड कर दीजिएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो भाषा है वो अत्यंत सहज एवं सरल है।
वास्तव में वह वाक्य विन्यास के माध्यम से ही, यानी वाक्य विन्यास को ही कविता का रूप दे देते हैं और उसी के माध्यम से अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जब आप कविता के बारे में खूब अच्छे से जान लेते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं, इसकी रूपरेखा को जान लेते हैं, तो फिर जब आप कविता को पढ़ते हैं तो अर्थ आप अपने आप निकालने का प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से आप अर्थ निकाल पाएंगे। तो यही पढ़ना होता है कि जब आप खुद कविता को पढ़ करके अर्थ को निकालना जान जाएंगे, सीख जाएंगे और कवि के भावों को जानने का प्रयास करने लगेंगे और यह भी प्रयास करेंगे कि कवि क्या कहना चाहता है और ये क्या संदेश देना चाहता है और उसका जो कहना है वो किस घटना से, यानी वो जो उसके विचार हैं वो किस घटना से जुड़े हुए हैं, किस मामले से जुड़े हुए हैं। तो फिर हम निश्चित रूप से उस दिन सफल हो जाएंगे और हमारा पढ़ना लिखना क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो बच्चों, अब हमने कविता की रूपरेखा की भी चर्चा कर ली। अब अगली वीडियो में हम लोग जो है इस पाठ की सभी पदों की व्याख्या को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे।